प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की अंतिम तारीख है 31 जुलाई 2025 और दिन है बृहस्पतिवार। आज विष्णु के दिन है और विष्णु के इस कलयुग में मानव के परोपकार के लिए 10 अवतार हुए, जिसका जिक्र गुप्ता काल में है और संजोग से मैं गुप्ता काल भी पढ़ा रहा हूँ। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, बराह अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, बुद्ध अवतार और कलिक अवतार। तो विष्णु के 10 अवतार, जिसको दशावतार मंदिर भी कहते हैं, जिसकी 10 अवतार की पूजा गुप्ता काल में शुरू हो गई, जिसके प्रमाण जो है झांसी में 10 अवतार के मंदिर हैं। तो निश्चित तौर पर आज का जो पावन दिन है भगवान विष्णु को समर्पित है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ संजय सिविल फोरम की जितने भी तमाम छात्र एवं छात्रा हैं और जो हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप 71वीं बीपीएससी में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। 13 सितंबर को एग्जाम है। बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट नवंबर में आने वाला है। बहुत ऐसे छात्र हैं जो मेंस की रिजल्ट का भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और पीटी में भी अप्लाई किए हुए हैं। आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है। जिस बच्चे का स्कोर 130 से 140 के आसपास आ रहा है मेंस में, वो निश्चित तौर पर मेंस निकल रहे हैं और मुझे आशा है 130 से 140 से नहीं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो बहुत अच्छे नंबर से मेंस निकाल रहे हैं। तो मैं बराबर प्रार्थना करता हूँ मेंस निकालने वाले बच्चे से, और जो पीटी में परीक्षा को देंगे, आप धैर्य को रखें, ऊपर वाला पर विश्वास करें, अपने कर्म पर विश्वास करें और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होकर, कृत संकल्पित होकर अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर मेहनत करते रहें। आपकी कामयाबी निश्चित होगी, निश्चित तौर पर होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व के वीडियो में मैं दिया था, बीच में मैं बहुत बराबर व्यस्त रहता हूं एग्जाम को लेकर, परीक्षा को लेकर, कॉलेज को लेकर, इसलिए बीच बीच में मैं वीडियो आप लोगों को भी देता हूं ताकि मेरा बच्चा इससे काफी लाभान्वित हो, और हो भी रहा है। मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं और मेरा एक ही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को, छात्र को लाभ पहुंचा। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हम आपको बताए थे, प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री पढ़ाने के बाद आज का जो शीर्षक होगा वो होगा इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ गुप्ता पीरियड इन इंडिया, है ना। गुप्ता पीरियड की अर्थव्यवस्था, है ना, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, ये है आज की टॉपिक्स 31 जुलाई का। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत के इतिहास में अखिल भारतीय साम्राज्य, जिसकी सीमा ईरान इराक तक, उत्तर भारत में कश्मीर से लेकर, पूर्व भारत में बंगाल से लेकर और दक्षिण भारत में कर्नाटक तक एक सीमा फैलाए थे मौर्य वंश। तो इतनी बड़ी सीमा भारत के इतिहास में कोई भी वंश नहीं पहुंचा पाए जिन्होंने मौर्य वंश फैलाया, इसलिए वो अखिल भारतीय साम्राज्य है, अखिल भारतीय प्रशासन भी है मौर्य काल का। लेकिन मौर्य काल के बाद अगर कोई आगे साम्राज्य को काफी दूर तक फैला रहे हैं तो वो गुप्ता काल ही है। और गुप्ता काल समूचे उत्तर भारत तक, है ना, अपने साम्राज्य को फैला दिए, जिसका प्रत्यक्ष नियंत्रण उत्तर भारत में गुप्ता काल को में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में भी उसकी कुछ पकड़ है, लेकिन अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। पूरे दक्षिण भारत को साम्राज्य को जीतकर वो नहीं मिला रहे हैं। लेकिन मैं इतना निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि गुप्ता काल के जो राजा हैं काफी साम्राज्यवादी हैं, और वो साम्राज्यवादी की श्री गणेश चंद्रगुप्त प्रथम से ही शुरू हो गई। उससे ज्यादा साम्राज्य समुद्रगुप्त फैला दिए, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य फैला दिए। तो संजोग की बात है कि गुप्ता काल के ऐसे ऐसे पराक्रमी राजा हुए जिन्होंने गुप्ता काल के साम्राज्य को हर जगह फैला दिया, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम का नाम है समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं, है ना फ्रेंड्स।
तो निश्चित तौर पर इतने बड़े साम्राज्य में फैलाने के बाद जो इसके अधिकारी होंगे उनको वेतन भी देना पड़ता होगा, उसकी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत होगी। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि गुप्ता काल की प्रशासन भी मजबूत है, गुप्ता काल की सामाजिक स्थिति भी मजबूत है, गुप्ता काल की आर्थिक स्थिति मजबूत है और सबसे ज्यादा विकास गुप्ता काल में कला और संस्कृति और मंदिर मंदिर और स्थापत्य कला और विज्ञान के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब बात होती है कि गुप्ता काल की जो अर्थव्यवस्था है उसकी आधार क्या है ना? तो सबसे पहले गुप्ता काल की आधार है कृषि, एग्रीकल्चर, वाणिज्य जो है, वाणिज्य और व्यापार, है ना? तो गुप्ता काल की अर्थव्यवस्था का साधन है कृषि, वाणिज्य और व्यापार। तो गुप्ता काल में राजा ही विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के सर्वोच्च बिंदु पर है। राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। तो गुप्ता काल के राजा ही परम शक्तिमान है और यही कारण है कि वह अपने आप को महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, है ना, परम भागवत के नाम से अपने आप को विभूषित कर रहे हैं। क्लियर? तो निश्चित तौर पर गुप्ता काल के राजा ही सर्वोच्च बिंदु पर हैं, इसलिए जो कृषि है वो कृषि होगी जमीन पर, भूमि पर। तो यह भूमि पर अधिकार सबसे पहले राजा का हुआ, है ना? तो गुप्ता काल में जो कृषि व्यवस्था है, जो खेती होती है, उस खेती पर, जो जमीन पर खेती हो रही है, उस जमीन पर राजा का अधिकार है और वह जो खेती हो रही है जमीन पर, उस पर जो कर लग रहा है उसको भाग कर कहते हैं, है ना? तो गुप्ता काल में जो खेती होती थी, जो जमीन पर कर लगता था, उसे भाग कर के नाम से जाना जाता था और वो भाग कर डायरेक्ट राजा के पास पहुंचता था। तो कितना भाग कर होता था? तो 1/6 से लेकर 1/4 भाग कर होता था जो राजा के पास पहुंचता था, है ना? अब बात आई कि खेती जो करेंगे उसमें कई ऐसे चीज हैं साम्राज्य में खेती में उगाए जाएंगे। तो जो खेती है उसमें फल भी हो सकता है, सब्जी भी हो सकता है, तरह तरह की चीज होते हैं। जो फल और सब्जी से राजा को कर प्राप्त होते थे उसको भोग कर कहा जाता था। फिर सुनिएगा, उसको क्या कहा जाता था? भोग कर, है ना? और यह राजा के कोष में जमा होता था। तो पहला मैंने बताया भाग कर, जो भू राजस्व कर है, जो भूमि पर किसान को देना पड़ता है राजा को, और वो भाग कर के नाम से जाना जाता है, जो राजा के राजकोष में जमा होता है, भाग कर है। दूसरा है यह जो जमीन है उस पर सब्जी उगाई जाती है, उस पर फल उगाए जाते हैं, तो वह जो कर मिल रहा है उस कर को भोग कर कहते हैं और वो भी राजा के कोष में जमा हो रहा है ना, ताकि राजकोष में जमा हो और वो अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो पहला भाग कर हुआ, दूसरा भोग कर हुआ। अब बात हुई, दो प्रकार के किसान हैं, एक अस्थाई किसान, एक अस्थाई किसान। जो अस्थाई किसान है उससे जो भूमि कर लिया जा रहा है उससे उदंग कर कर रहे हैं। फिर सुनिएगा, ये बहुत क्वेश्चन यूपीएससी में सब आ चुके हैं। उदंग कर, जो अस्थाई किसान है उससे उदंग कर लिए जा रहे हैं। जो अस्थाई किसान है उससे भूमि कर के रूप में उपारिक कर लिए जा रहे हैं। उपारिक, फिर सुनिएगा, उपारिक। तो मैं यह कर टैक्सेशन को बता रहा हूं, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। तो गुप्ता काल में जो खेती है वो चरम बिंदु पर थे, तरह तरह के अनाज उपजाए जाते थे, किसान के द्वारा भरपूर मात्रा में कर को दिया जाता था और वो राजकोष में जमा होता था, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी, है ना? अब बात आई कि गुप्ता काल में जो व्यापार है वो भी चरम पर है। तो गुप्ता काल में आप देख रहे हैं जो व्यापार और वाणिज्य का केंद्र है, एक तो पाटलिपुत्र है ही, तो पाटलिपुत्र के बाद जो दूसरा स्थान है उज्जैन का है और उज्जैन को जीता था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, और उज्जैन को भी वो अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र के समकक्ष अगर कोई शक्तिशाली है तो वो उज्जैन है, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अंतिम शक राजा रुद्रसेन तृतीय को पराजित करके वो उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाए और वो चांदी के सिक्के जारी किए, है ना? तो निश्चित तौर पर उज्जैन
से चारों ओर की दिशा जाती थी, चाहे वो पश्चिम भारत हो, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्व भारत हो। उज्जैन एक ऐसा व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा जो चारों दिशा वहां वो जोड़ता था। और यही कारण है कि उज्जैन को जीतने के बाद भारत का जो पश्चिमी भारत है, वहां सबसे प्रमुख बंदरगाह भरूच थे, जो गुजरात में स्थित है ना। तो भरूच बंदरगाह जो है, और पूर्व भारत में जो बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सभी से व्यापार, इथोपिया, ये सभी से व्यापार गुप्ता काल में होने लगे। अब बात हुई जो पश्चिम भारत में जो प्रमुख बंदरगाह है, जिसे भरूच बंदरगाह कह सकते हैं, उस भरूच बंदरगाह से ईरान और इराक से व्यापार होते। तो गुप्ता काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आदान और प्रदान, आयात और निर्यात जोरों पर था, जिसका माध्यम बंदरगाह है। तो गुप्ता काल में बंदरगाह का काफी विकास हुआ और पश्चिम भारत में भरूच बंदरगाह, जिससे ईरान इराक से घोड़े आते थे, और दक्षिण पूर्व एशिया से, जैसे इथोपिया से हाथी के दांत आते थे मुख्य रूप से, चीन से रेशम आता था, आयात किया जाता था, और ईरान इराक से घोड़ा आते थे गुप्ता काल, है ना। तो व्यापार चरम सीमा पर था। और इंडिया में गुप्ता काल में जो व्यापार करते थे उसको श्रेणी कहा जाता था, जिसमें सबसे प्रमुख श्रेणी का जिक्र आया है। रेशम बुनकर का श्रेणी काम करते थे, और श्रेणी जो ब्याज रुपया लेते थे साहूकार, उस ब्याज को वह मंदिर में दान भी देते थे। और रेशम बुनकर के द्वारा मंदसौर अभिलेख में ब्याज के पैसे पर सूर्य मंदिर बनाने के भी उल्लेख है, कुमारगुप्त के शासनकाल, है ना। तो गुप्ता काल में जो सबसे प्रमुख उद्योग है, उसका सबसे प्रमुख उद्योग है वस्त्र उद्योग, और इस वस्त्र उद्योग की आधारशिला हड़प्पा काल में ही रखी गई थी। तो गुप्ता काल का सबसे प्रमुख उद्योग है वस्त्र उद्योग, और ये वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है बनारस, इलाहाबाद और दक्षिण भारत में कोयम्बटूर। और अभी भी दक्षिण भारत की मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है ना। तो व्यापार और वाणिज्य आप देख रहे हैं कि कितनी चरम सीमा पर है गुप्ता काल में। और गुप्ता काल में आदान प्रदान पैसे से भी होते थी, है ना। गुप्ता काल में चांदी की सिक्का को रूपक कहा गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार आए हैं यूपीएससी में। तो निश्चित तौर पर हम अभी आपको व्यापार और वाणिज्य पढ़ाए हैं। इसके अलावा गुप्ता काल की कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को हम बताएं। तो फ्रेंड्स, इस अर्थव्यवस्था के वीडियो को आप बार बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैं क्लियर कर दिया हूं, किसी भी मेंस के व्यू से भी और पीटी के व्यू से, चाहे वो भारत का सर्वोच्च एग्जाम यूपीएससी ही क्यों न हो। तो आप इसका लाभ लीजिए, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, आप ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े एग्जाम में क्रैक फाइनल रूप से कीजिए, ताकि मैं काफी मजबूत हो जाऊं। क्योंकि बच्चे की जब जीत होती है, इसलिए टीचर बच्चे पर काफी मेहनत करते हैं, ताकि उसका बच्चा भारत के सर्वोच्च एग्जाम पर परचम लहराए, और तब उस टीचर की भी जीत होती है। तो निश्चित तौर पर मैं आज फिर भगवान विष्णु से आराधना करता हूं, अपने लक्ष्य के प्रति कृत संकल्पित होकर, धैर्यवान होकर आप मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, वीडियो को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।